वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर ये ले लें कि पाकिस्तान में एक अमरीकी इन्वेस्टर आया हुआ है। इसका नाम है जी जेंट्री बीच। अभी जब अमेरिका के अंदर सुबह हो जाएगी तो वहाँ पता करेंगे दिन के वक्त कि ये बंदा कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है और इसका क्या ताल्लुक है अमरीकी हुकूमत के साथ। बहरहाल ये कह रहे हैं कि इसके साथ और इन्वेस्टर्स भी हैं और ये पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से अगर पाकिस्तान की हुकूमत साथ दे तो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही सरमाया बाहर जा रहा है, तो कमाने के मौके तो बहुत हैं। ये नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक साहब ने बताया कि कुछ गैर मुल्की सरमायाकार आए पाकिस्तान में, तो जनरल बाजवा उन्हें कह रहे थे कि आपको रियल स्टेट के अंदर हम कोई करवा देते हैं काम। तो यानी बड़ी अजीब चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। तो अभी ये इन्वेस्टर आया और इस इन्वेस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बड़ी अजीब बात है, ऐसा होता नहीं है। ना इसके अंदर पाकिस्तान का महकमा खारजा इन्वॉल्व था, ना इसके अंदर इन्वॉल्व था अमरीकी सफारत खाना, और ये जनाब अचानक से सहाफ़ियों के साथ बात करने के लिए पहुंच गए। इससे पहले इनकी मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ हुई हैं। अब इनको सरमायाकारी में आई डोंट नो क्या ऑफर की गई है, लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं उनमें कुछ सियासी बातें भी हैं जिनसे नॉर्मली जो सरमायाकार हैं वो गुरेज करते हैं। जो कोई पैसा आपके मुल्क में लगा रहा होता है ना, वो कोशिश करता है कि अभी हुकूमत इनकी अगर तब्दील हो जाती है तो मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि आने वाली हुकूमत के साथ मेरे मामला बिगड़ जाएं। लेकिन शायद कोई और बेनिफिट होगा या कोई और चीज़ होगी। बहरहाल ये जेंट्री बीच, ये मामला पता तब चलेंगे जब अमेरिका में दिन चढ़ेगा, तो वहां से हम पता करेंगे बंदा कौन है, कर क्या रहा है। बहरहाल इनसे पाकिस्तान के उस मीडिया को इनके सामने बिठाया गया जो बड़ा प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया है, और उन्होंने लगे बंदे सवालात इनसे किए और लगे बंदे जवाबात इनके आए। इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसमें ये कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नैल जो है वो गुमराह हुए और डीप फेक की वजह से हुए। कुछ मीडिया क्लेम कर रहा है कि शायद इन्होंने ये कहा कि रिचर्ड गर्नैल ने इनको खुद बनाया। कुछ मीडिया ने क्लेम किया कि शायद इन्होंने कहा कि रिचर्ड गर्नैल ने इन्हें खुद बताया कि जनाब मैं गुमराह हो गया और डीप फेक की वजह से हो गया। लेकिन यहां बड़े सवाल उठते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का सारा मीडिया, उसको किसने कहा कि सहाफियों से बात करेगा अमरीकी सरमायाकार और आप सारे उसको लाइव दिखाओ। पाकिस्तान का वजीर दाखिला गया था अमेरिका में, किसी एक टीवी चैनल ने उसकी वहां पे कवरेज नहीं की, और पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल उनके एक नॉर्मल आम शहरी जिसके पास सिर्फ पैसे हैं और वो यहां सरमाया लगाने के लिए आया या पैसों से पैसा बनाने के लिए आया, उसको पाकिस्तान का सारा मीडिया दिखा रहा है। इसकी वजह आपको समझ आती है? इसकी वजह फिर इमरान खान है। हुकूमत ने कुछ ना कुछ करके ऐसा किया कि इस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। इसकी चमड़ी भी चिट्टी है, ये जब बोलेगा और बोलकर बात करेगा तासुर आएगा जैसे अमेरिका की हुकूमत बोल रही है। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा बेचारे कोशिश भी नहीं करते। ये वही वाली बात इमरान खान साहब की बार बार सच हो जाती है। बहरहाल अगर रिचर्ड गर्नैल ने ऐसी कोई बात की भी है तो वो पता चल जाएगी, लेकिन अगर नहीं की तो वो भी पता चल जाएगा। मगर रिचर्ड गर्नैल ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो जिनका कोई डीप फेक से ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कि उन्होंने तज्जिया दिया कि इमरान खान के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के मामला बहुत अच्छे बढ़ रहे थे आगे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस मामले को लेकर वो कोई और सोच रखते हैं। इन्होंने इमरान खान के बारे में जो तारीफों के पुल बांधे थे उनमें तो किसी जगह पे कोई भी जिक्र नहीं था डीप फेक का, और वो डीप फेक के जरिए तो हो ही नहीं सकता था, वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसको जोड़ रहे थे। बहरहाल अभी एक स्टेटमेंट आया और इसको पाकिस्तान के मीडिया में कहा गया कि इसको चुप के रखो, और ना सिर्फ कहा गया कि चुप के रखो, मुझे तो लगता है साजिद तारड़ पार्ट 2 हो गया। यानी एक पहले भी, इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया में एक बंदा मुतारफ करवाया गया था कि जनाब ये डोनाल्ड ट्रंप का सफीर है, मुशीर है कोई। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का जो मुशीर है, वो जब डोनाल्ड ट्रंप का वहां इलेक्शन हो रहा था तो वो यहाँ मंडी बहाउद्दीन में मौजूद था बकौल बहुत सारे लोगों के, और वो अमेरिका के अंदर अभी कोई साहब बता रहे थे कि वो छोटा मोटा काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पार्टी से रब्ता नहीं है। और अगर साजिद तारड़ डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर होता तो फिर वो कम से कम मुलाकात ही करवा देता डोनाल्ड ट्रंप से, नवाज शरीफ की या बाकी लोगों की, तो वो तो हो नहीं सका। तो मामला बड़ा सादा है कि ये जो जेंट्री बीच साहब है अमरीकी इन्वेस्टर, इनके मामले में क्या निकलता है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। एक और खबर है अमेरिका से आई, और ये बड़ी खबर है। देखिए, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया, इसको अछूत समझा जाता है, इसको दबाने के लिए, इसकी कमर तोड़ने के लिए दिन रात कोशिश की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने मुनाफकत के रिकॉर्ड कायम कर दिए, यानी अंदर ईवान के अंदर कौमी असम्बली में भी काला कानून सहाफियों को दबाने के लिए, सहाफियों की कमर तोड़ने के लिए
और आजादी इजहार राय को कुचलने के लिए, इख्तिलाफ राय का हक खत्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली में भी यह कानून पास करवाया। बाहर निकलकर कहा जी बहुत गलत हुआ, यह कानून पास नहीं होना चाहिए था। सेनेट में भी यह कानून पास करवाया और बाहर निकलकर कहा जी ये बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। और फिर खबरें ये चलवा दी कि आसिफ अली जरदारी ने इसको रोक लिया है और जनाब जरदारी साहब इसको तब तक पास नहीं करेंगे जब तक इस सहाफियों को मना नहीं लिया जाता। लेकिन फिर पता चला कि जरदारी साहब ने इस पर फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। देखिए, जब लास्टिक की शलवार पहनी हो ना वजीर आजम से लेकर सदर तक सबने, बकौल मुतीउल्लाह जान साहब के, तो फिर आपकी इज्जत हर वक्त खतरे में रहती है। तो सदर पाकिस्तान की क्या जरूरत है कि वो इनकार करे। ये बिल जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजें आती हैं कि आजादी इजहार राय को कुचल दिया जाए। देखिए, इससे पहले क्या क्या कोशिश की गई, बंदे उठा लिए, जबरी तौर पे लापता कर दिए, बंदे गिरफ्तार कर दिए, सब कुछ करके देख लिया। पहले गैर कानूनी हथकंडे अपनाए, लोग माने ही नहीं। जुल्म और जबर करके देख लिया, लोग माने ही नहीं। उसके बाद जनाब फायरवॉल लेकर आ गए, अरबों रुपया पाकिस्तानियों का झोंक दिया फायरवॉल के अंदर, कोई काम नहीं आया। लोग नहीं माने, लोग अभी भी देखते हैं, लोग अभी भी सुनते हैं, बल्कि कई जो वो टाउट्स हैं वो बेचारे शिकायतें करते फिर रहे होते हैं। अब अगर आप आ जाए इस बात के ऊपर कि ये नेक्स्ट लेवल है, यानी सारा कुछ करके देख लिया, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की आवाम काबू नहीं आ रही थी और वो बात कर रहे हैं जो उनके दिल के अंदर है, वो बात कर रहे हैं जो हकायक पे मबनी है, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बतौर एक वेपन वो यूज कर रहे हैं, एक हथियार के तौर पे। इमरान खान साहब का ये बड़ा तगड़ा हथियार है, ये मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं। तो अब उसको तोड़ने के लिए ये एक नया तरीकाकार इख्तियार किया है। भाई पहले ये कानून होता था, अब ये कानून ही नहीं है। अब तो ये इन्होंने एक तलवार तैयार कर दी है जिससे गर्दनें काटेंगे लोगों की। किसी अदालत के अंदर आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप बेयारो मददगार हो जाएंगे, जो मर्जी जब मर्जी आपको उठाकर गायब कर देगा। आपने कुछ नहीं भी किया होगा तो आपको साबित करने में बहुत महीने लग जाएंगे कि मैंने तो ये किया ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक ट्वीट आपने नहीं की, वो आपके खाते में डाल के आपको गिरफ्तार कर देंगे। अब आपने जनाब अदालत में जाना है तो आपने साबित करना है ना। ये तो आपको ऐसी कुम्मन के एरियो में डाल देंगे कि आप फंस जाएंगे और महीनों तक आप ये साबित करते रहेंगे। जनाब मैं, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात में, पीका के मुकदमात मेरे ऊपर हुए हैं, मैंने पीका के मुकदमात जो है उनका सामना किया है, मैं बाइज्जत बरी भी हुआ हूं। अब जब मेरी वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी अब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी जिस तरह आप 2-4 दिन 10 दिन में आप मुकदमे से निकल आते थे, जेल से बाहर आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी अब बहुत लंबा टाइम पीरियड तक आपको अंदर रखने का बंदोबस्त हो सकता है, यानी इख्तिलाफ राय पे किसी को भी रियासत चाहे तो मुकम्मल तौर पे कुचल सकती है या उसको परेशान कर सकती है। अब ये सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। और अमेरिका में क्या हो रहा है, फर्क आप समझिए। अमेरिका की जो नई आप कह लें व्हाइट हाउस की तर्जुमान आई है, कैरोलिन लेविट, इन्होंने एक पहली अपनी प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कुछ चीजें इन्होंने कही। एक तो इन्होंने कहा जी कि जो एक नया हम एरिया कायम कर रहे हैं जिसको उन्होंने न्यू मीडिया का नाम दिया, कि जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ करेगी व्हाइट हाउस की, उसके अंदर एक न्यू मीडिया के नाम से नए लोगों को शामिल किया जाएगा। अब ये लोग कौन है? ये है जी आजाद सहाफी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जिनका किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया या इदारों के अंदर वो नहीं है, वो आजाद अपनी सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म करते हैं। नंबर 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नंबर 3 ब्लॉगर्स, नंबर 4 उन्होंने कहा जी जितने कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको, हम उन सबको भी दावत दे रहे हैं। वो अपने अपने क्राइटेरिया के तहत उन्होंने एक वेबसाइट दी, उन्होंने कहा इसके मुताबिक वो आ जाए, उनको मौका देंगे कि वो यहां पे बैठे और व्हाइट हाउस में आकर हमारी ब्रीफिंग्स का हिस्सा बने, वो सवालात पूछें। तो जिस मीडिया को पाकिस्तान में अछूत समझा जाता है, जिस मीडिया को पाकिस्तान में डिसोन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एक जंग जारी है रियासत की और डिजिटल दहशतगर्दी का इसको नाम दिया जाता है, उस मीडिया को जो सुपर पावर दुनियावी नुक्ता नजर से अमेरिका है, वो उस मीडिया को ऑनर दे रही है, इज्जत दे रही है और व्हाइट हाउस के अंदर बुला रही है कि आप बैठे और बाकी सहाफियों के साथ साथ आप भी करें। और पहला सवाल भी उन्होंने लिया। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा जो प्रेस सेक्रेटरी का जो अपना स्टाफ है, जो पहली लाइन के अंदर उसकी कुर्सी है, वो हम वहां पे बैठाएंगे न्यू मीडिया को, और न्यू मीडिया के नाम से इन्होंने इसको शुरू किया है। अब आप अंदाजा करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब के कुछ पैगामात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े लंबे अरसे के बाद लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए दरखास्त जमा करवा दी है डीसी को। ये आलिया हमजा साहिबा ने किया है
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती है। अब मैं यहां पे एक चैलेंज करना चाहता हूं वजीर आला पंजाब को, टिकटॉकर जो हुकूमत है उनको। मेरा साफ और खुला चैलेंज है कि आलिया हमजा साहिबा को ये 8 फरवरी का जलसा करने दें मीनार पाकिस्तान पे। इन्हें अपनी नस्लों तक की मकबूलियत का पता चल जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा कि मकबूलियत और कबूलियत में फर्क क्या होता है। इन्हें आइडिया हो जाएगा। ये बाहर के सारे रास्ते बंद कर दें, लाहौर में तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, सिर्फ लाहौर के शहरियों को जलसे में जाने की इजाजत दे दें। लाहौर से बाहर से क्यादत भी ना आने दें। लाहौर के 5-6 लोगों को कहें जी आप जाके बस सिर्फ बात कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे यकीन से यह कहता हूं और शर्तिया यह कहता हूं कि मरियम नवाज के डेले बाहर आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगी कि यह क्या हो गया। नवाज शरीफ साहब जो है उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि यह क्या हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना जबरदस्त किला बन चुका है लाहौर, यह मैं शर्तिया कह रहा हूं। लेकिन होगा क्या, नॉर्मली इनकी पॉलिसी है क्रैक डाउन करो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको मारो और इसके ऊपर अटैक करो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, रस्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो या परमिशन ना दो, अदालत के अंदर मामला को ले जाओ, कुछ भी करो। ये करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमेशा करते रहे। डरते हैं ना बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत खौफ खाती है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और उन्होंने कह दिया कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, तो फिर तो किसी के रोकने के लोग रुकेंगे नहीं, किसी के रोकने का फायदा भी नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती है और मेरा चैलेंज वहीं पे है कि अगर इनको छोड़ दिया जाए और जलसा करने दिया जाए तो सबको लग पता जाएगा। नादरीन, इमरान खान साहब ने, ये हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट किया इस मामले को। मैं वहीं से आपको जो है उनका ट्वीट वहीं से आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को एक पैगाम भिजवाया जेल से और कहा कि अब मैं वजीर आजम बनने से आगे की सोच रहा हूं, हमें कुछ बड़ा करना है। जुनैद अकबर का कहना है कि हम हार्ड लाइनर्स को आगे लेकर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च करेंगे और तहरीक इंसाफ को होम्योपैथिक लीडरों से पाक करवाएंगे। देखें, इमरान खान साहब ये बात बार बार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब हुकूमत नहीं चाहिए। जो भी उनको मिलने के लिए लोग जाते हैं वो कहते हैं हुकूमत के लिए मत लड़ो, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमने शिकस्त देनी है उस निज़ाम को जो 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। वो कह रहे हैं जी इससे बड़ी चीज हम करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। वो बड़ा क्या है? लेकिन जब आप इक्तदार के बारे में नहीं सोच रहे होते ना, तो फिर आप आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे होते हैं। यह मौका नवाज शरीफ साहब को भी मिला था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश करके यह मौका गवा दिया। अब यह मौका इमरान खान साहब को मिला है। अगर इमरान खान साहब इक्तदार के चक्कर में ना पड़े और उन्होंने हमेशा के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रास्ता बंद करने की खातिर कदम आगे बढ़ाए और इसमें वो कामयाब हो गए, तो यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह हो जाएगी। यानी अगर लड़ाई इक्तदार की नहीं है तो आने वाली नस्लों की है। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो तो कम से कम अछूतों वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे ना। उनको यह खतरा तो नहीं होगा कि अचानक कोई उन्हें उठाएगा, इख्तलाफे राय की बुनियाद के ऊपर और गायब कर देगा, और फिर जब तक चाहेगा उसका वो उसको गायब रखेगा, उसकी सांसों का, उसकी जिंदगी का मालिक बन जाएगा और उसके खानदान की जिंदगी के साथ खेलेगा। यह खतरा हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर इस रास्ते पे चले तो पूरी कौम को उनका साथ देना चाहिए और जो लीडर भी चले उसका भी साथ देना चाहिए। और अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाएं कि सियासत के अंदर से एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ के बाहर निकालना है और उनका रोल हमेशा के लिए खत्म करना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, और जो उनका असल रोल है उनको वहां तक महदूद करना है, तो यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। इमरान खान साहब ने कुछ दीगर लोगों को अब बुलवाया। मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि जो नौजवानों की नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बहुत सारे लोग गिला और शिकवा कर रहे थे कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उसमें मैंने तस्करा किया था शाहिद खटक साहब का कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने उनको बुलवा लिया है। तैमूर झगड़ा साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, इमरान खान साहब ने तैमूर झगड़ा साहब को भी बुला लिया है। अब इमरान खान साहब को दूसरी तरफ की ओपिनियन भी मिलेगी और नौजवानों को बुलाने का इमरान खान साहब का मकसद यही है कि अब वो चीजों को तेज करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो अग्रेसिव क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लोग जो फ्रंट फुट पे रहना चाहते हैं उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी और वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में राब्तों की मजीद खबरें आ रही हैं। मंसूर अली खान साहब ने खबर दी कि जनाब ये 20 तारीख के बाद कोई मुलाकात हुई है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक आधे हफ्ते के बाद कोई एक आधी मुलाकात और भी मुतवक्के है, आइंदा चंद दिनों में वो मुलाकात भी हो सकती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों की एक तरफ खबरें आ रही हैं, और अगर ये हो रहा है तो हुकूमत की ये परेशानी की बात है। इसमें मैं आपको राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब
यानी उनकी फिक्रमंदी की आप आलम आप देख लें, वो कह रहे हैं जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है कोई बैक डोर नहीं खुलेगा, सियासी मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे, बैक डोर से नहीं होंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। देखिए, ये कहने की अगर आप वजह समझें तो आपको पता चल जाएगा वो ये क्यों कह रहे हैं। राणा साहब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि फ्रंट डोर से सारा कुछ होगा, कि बैक डोर पे जब चीजें तय हो जाएंगी तो फ्रंट डोर वालों को बता दिया जाएगा कि जनाब ये कर लें, और यही होता रहा हमेशा। वैसे भी पीएमएलएन के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उनके पास तो इक्तदार ही नहीं है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है कि करना क्या है, और ना वो इस काबिल थे कि वो इलेक्शन भी जीत पाते, वो तो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट को ही आउट करना पड़ेगा, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी कि निकलो इसके बीच में से और पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाओ, या कोई सोल्यूशन निकालें इन सारी चीजों का। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें चल रही हैं, आने वाले दिनों में इस पे क्या होगा इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले एक चीज आप और देखिए। ये नईम हैदर पंजूता साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ये बताया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है, जब तफसीली स्टेटमेंट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब का कहना है कि हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत लेकर किए हैं। ये नंगे हो गए हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर खाना भी नहीं खा सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल से बाहर पैगाम भिजवाया है। बहरहाल अब सबको ही सब पता है, सारे ही जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। शहजाद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया फैसल वाडा के स्टेटमेंट के जवाब में, और यही असल कहानी है पाकिस्तान की। फैसल वाडा ने कहा कि जनरल बाजवा एक मरतबा वजीर आजम हाउस आए तो इमरान खान ने उन्हें 1.25 घंटा इंतजार करवाया था। अब ये यानी जनरल बाजवा इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि उनको इंतजार करवाया था या नहीं करवाया था, लेकिन फैसल वाडा साहब कहते हैं जी 1.25 घंटा इमरान खान ने जनरल बाजवा को इंतजार करवाया था। ये बात इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, एक बात रिपोर्ट हुई है कि जनरल बाजवा इमरान खान साहब को एक जगह पे बुलाना चाहते थे, बार बार कह रहे थे, तो वहां पे जनरल बाजवा ने खुद क्लेम किया कि जी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा जी मैं इसमें अंदर यूं शामिल नहीं हो रहा। अब मिर्जा शहजाद अकबर साहब इसका क्या जवाब दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर हुआ भी है तो मौसूफ का और वजीर आजम का तकरीबन 3 गुना सीनियरिटी का फर्क है। अब जरा ये सुने सीनियरिटी का फर्क। उन्होंने कहा आर्मी चीफ से ऊपर ज्वाइंट चीफ होता है, फिर सेक्रेटरी दिफा होता है, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी होता है, उसके बाद वजीर मुमलिकत होता है, उसके ऊपर जो है वजीर दिफा होता है, चाहे वो परवेज खट्टक ही क्यों ना हो, वो बहुत सीनियर होता है आर्मी चीफ से। यहां पे ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस गए सड़क के ऊपर, यानी वो 4-5 गुना नीचे के ओहदे पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जा रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो सड़क के ऊपर ट्रैफिक में जाम फंसे हुए कि जनाब मेरा जूनियर ऑफिसर जा रहा है, उसका प्रोटोकॉल जा रहा है, तो मैं थे उनको लोग इंतजार करांगा। तो पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती, मैंने आपको दिखाया था ना एक तस्वीर, ये बल्कि आप फिर देख लें, ये राजनाथ सिंह बैठा हुआ है, ये भारत का वजीर दिफा है, और देखें ये सारे जितने सीनियर फौजी क्यादत है, भारत की इतनी बड़ी फौज है, एटमी कुव्वत है, दुनिया के बेहतरीन हथियार उन्होंने खरीदे हुए हैं, बहुत बड़ा बजट है उनका, और कई गुना बड़ी पाकिस्तान से फौज है। तो ये वजीर दिफा सेंटर में बैठा हुआ, बाकी सारे साइडों में बैठे हुए, ये तस्वीर भी आप देख लें। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं चाहे परवेज खट्टक ही क्यों ना हो, और फिर सबसे सीनियर होता है वजीर आजम, तो तरतीब सीधी कर लो, बाकी मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये जनाब शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट है इस हवाले से। नाजरीन, एक और खबर है, लापता अफराद का कमीशन जो बनाया गया था, उनके सरबराह जनाब फकीर मोहम्मद खोकर साहब इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। एक हफ्ता पहले उन्हें लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया था, लगभग 85 ईयर्स उनकी एज थी। अब वो तो शायद उनको पता भी ना हो जिस हालत में वो अस्पताल में थे कि उन्हें कोई सरबराह बना दिया गया लापता अफराद कमीशन का। मैं इंतहाई माजरत के साथ जिन लोगों ने उनको बनाया है उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। यानी दो चीजें हो सकती है ना, या तो उन्हें अकल मौत ही कोई नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उनकी नीयत ही खराब है, वो चाहते ही नहीं कि लापता अफराद का मामला हल हो, वो ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो खुद अपने सेंसेस में ही नहीं था। वो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और एक आखिरी खबर आपको देता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब है, मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है सरफराज डोगर साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है, और उन्हें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा अगर आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया जाता है तो। अब ये खेल आप देख लें क्या खेला जा रहा है। कल ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो इसकी
मुखालफत की थी। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल इसको यहां रोक लेते हैं, कुछ और चीजें शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।